हेलो दोस्तों, ये 9th की एनसीईआरटी बुक है। कई दोस्तों के कमेंट आ रहे थे कि अब करीब लगभग 600 प्लस कमेंट आए थे मेरे कि भैया पीडीएफ डाल दूँ। लेकिन मैं पीडीएफ भी डाल रहा था कि नए बंदे जुड़ रहे थे टेलीग्राम पर, उनको नहीं मिल रही थी। तो मैं सोचा कि एक वीडियो बनाकर अपलोड कर देता हूँ जिससे सारे देख भी सके और अच्छे से समझ भी सके। पीडीएफ में किसी को बहुत डाउट आ रहे थे, इसलिए आप एक बार खुद ही समझ लेना। तो शुरू करते हैं पहले चैप्टर से। तो पहले तो मैं आपको इसका सिलेबस बता देता हूँ। तो इसमें से तो 7 चैप्टर है, जीव में विविधता और 13वां अहम बीमार क्यों होते हैं और 14वां प्राकृतिक संपदा ये हटा दिए गए हैं, तो इनको आप स्किप कर सकते हो। तो इसमें ये हाईलाइट है, ये भी हाईलाइट है, ये हाईलाइट है और ये हाईलाइट है और यह हाईलाइट है। पदार्थों का भौतिक स्वरूप मैं आपको बताते रहूँगा कि कौन कौन से पीवाईक्यू पूछे गए हैं। एक पीवाईक्यू पूछा था कि द्रव्यमान होता है और ये कुछ स्थान आयतन घेरती है। सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है और ये कुछ स्थान आयतन घेरती है। यह नेक्स्ट पेज पे आइए आप। पदार्थ के ये कण कितने छोटे, ये भी पीवाईक्यू है टेक्नीशियन का। तो यहाँ से यहाँ तक ये इंपॉर्टेंट रहेगा। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। 4 ऑप्शन थे और चारों में एक चूज करना होता है कि इसमें कौन सा पदार्थ का गुण नहीं है। जिसमें एक क्वेश्चन था कि पर उसमें ऑप्शन थे पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और इनका द्रव्यमान नगण्य होता है। मतलब ऐसे कुछ ऑप्शन था। एक था पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान बिल्कुल नहीं होता। तो कुछ लोग सोचेंगे कि जब ठोस पदार्थ है तो उसके कणों के बीच रिक्त स्थान नहीं होगा, लेकिन पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। तो वो गलत आंसर था। इसलिए आप ढंग से पढ़िए इन चीज़ों को आप एक बार अच्छे से। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। पदार्थ की अवस्थाएं ठोस, द्रव, गैस होगी। और एक क्वेश्चन था कि ठोस अवस्था क्या होती है। तो ठोस अवस्था में आयतन व आकार दोनों निश्चित होते हैं। द्रव में आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता। ये उसी का आकार ले लेती है जिसमें इसको डाला जाता है द्रवों को। और गैस की न तो आकार निश्चित होता है नहीं आयतन निश्चित होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट रहेगा। विसरण सबसे ज़्यादा किसमें होता है, गैस में। ये कई बार 3-4 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो इसके ढंग से याद करना। मैंने अलग से लिख रखा है ये चीज़ें, यहाँ भी लिख रखी है। तो गैसों में सबसे ज़्यादा विसरण और द्रव में उससे कम और ठोस में सबसे कम होता है। और संपीड्यता गैस में, मतलब संपीड्यता का अर्थ होता है कि हम किसी चीज़ को कितना प्रेस यानी दबा सकते हैं। तो गैस, किसी गुब्बारे में गैस है तो उसको ज़्यादा दबा सकते हैं। उसी गुब्बारे में अगर द्रव को डाला तो उससे दबाएंगे तो फूटने का चांस ज़्यादा रहेगा। और उसमें कोई पत्थर वत्थर रख देंगे तो उसको दबा नहीं सकते, मतलब कंप्रेस नहीं कर सकते। इस उदाहरण से आप समझ सकते हो। आप ये इंपॉर्टेंट रहेगा, यहाँ से यहाँ ये इंपॉर्टेंट रहेगा। आप एनसीईआरटी ले आएंगे और उसको अच्छे ढंग से कवर करिएगा हाईलाइट करके। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अरे गलनांक कितना होता है, बर्फ का गलनांक 273.15 केल्विन होता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ध्यान रखना इस चीज़ का। ये अब भी इसका पूछ सकता है वाष्प का, तो इसलिए इन चीज़ों का याद रखना। अब जल के लिए तापमान 373 यानी 100 प्लस 273। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ये इंपॉर्टेंट रहेगी। ये एक डायग्राम में इसी चीज़ का, तो इसे आप ढंग से याद कर लेना। नेक्स्ट, आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैं जल्दी से बता देता हूँ। जो भी इंपॉर्टेंट रहेगा वही बताऊँगा मैं। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। 4 ऑप्शन देंगे जिसमें एक गलत होगा। तो वाष्पीकरण को सतह का क्षेत्र बढ़ाएंगे। जैसे कपड़े को अपन है ना बिल्कुल भी गिला करके सिकुड़ के रख देंगे तो उस मतलब सूखने आए यानी उसके जो पानी है ना वो वाष्प बनकर उड़ने में टाइम कम लगेगा। और उसी कपड़े को अपन फैला के सुखा देंगे तो वो जल्दी सूख जाएगा। तो एक सतह क्षेत्रफल बढ़ने से वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। एक दूसरा, तापमान में वृद्धि। अगर बहुत भयंकर धूप निकलेगी तो जल्दी कपड़ा सूख जाएगा। ऐसे एग्जाम्पल से याद रखना। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आर्द्रता में कमी। मतलब जैसे मतलब बारिश के दिनों में बहुत उमस रहती है, मतलब आर्द्रता रहती है, तो उस टाइम पे कपड़े बहुत धीमी गति से सूखते हैं। तो मतलब शुष्क मौसम होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, तीनों चीज़ याद करनी है आपको। वाष्पीकरण के कारण शीतलता, मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें आपको थोड़ी दिक्कत आएगी कि जैसे अपन अपने पसीने आते हैं तो अपनी चमड़ी में, मतलब स्किन में से जो हीट आती है वो पानी के रूप में निकल जाती है। और जहाँ पर हीट होती है वो निकल गई, अब उसी जगह पर दूसरी विसरण होगा तो वहाँ पर अपने को ठंडा महसूस होगा। इस कारण अपन को शीतलता प्राप्त होती है।
ये इंपॉर्टेंट नहीं इतना कि अभी कि एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया बाइसेप 2 में भी, जो भी इसे भी जाननी है, मतलब जो बॉक्स में आते हैं वैज्ञानिक के बारे में वो, लेकिन आप एक बार पढ़ के जाना, क्योंकि रिस्क नहीं ले सकते कि क्वेश्चन का भी। इतना मतलब इतना मत पढ़ना, पर एक बार ध्यान रखना इसका। ये इंपॉर्टेंट रहेंगे, और बता रहा हूँ जो मैं, ये जो आपने क्या सीखा, मतलब जो भी पिछले चैप्टर का निचोड़ था वो इसमें है, तो इसको एक बार ढंग से पढ़ लीजिएगा। जो पीछे पढ़ा उसका एक बार रिवीजन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट का। तो चलो नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जब आपका भी समय कीमती है और मेरा भी समय कीमती है। क्या हमारे आसपास की पदार्थ शुद्ध है, दूसरा चैप्टर है, तो यहाँ से यहाँ तक इंपॉर्टेंट रहेंगे। मिश्रण क्या है, एक बात बता दूं मैं आपको, मिश्रण, विलयन, कोलाइडल और इन चीज़ों में आप कन्फ्यूजन हो गए, इसलिए विलयन, मिश्रण, यौगिक, इन चीज़ों को अलग अलग करके एक बार समझिए, फिर याद करना दोनों में डिफरेंस करके। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं भी कन्फ्यूजन रहा हूँ, मेरे कई क्वेश्चन गलत हुए हैं, तो मैं पहले आपको सचेत कर देता हूँ। विलयन क्या है, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण, यहाँ पर विषमांगी भी दे सकता है ऑप्शन, इसलिए आप समांगी याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन घुमा सकता है, इसलिए आप बिल्कुल भी ढंग से पढ़ना। आपको आप बोल रहा हूँ एनसीईआरटी को पढ़ना, पर ढंग से पढ़ना। यहाँ से यहाँ तक होती है। पिताजी में ऐसे याद कर रखा हूँ, पीतल में तांबा और जिंक होते हैं, तो इसे ट्रिक आपको भी याद होगी, क्योंकि आपको पढ़ते बहुत साल हो गए होंगे। ये याद रखना है। आयोडीन और ये PYQ है कि आयोडीन और एल्कोहल, आयोडीन और एल्कोहल का विलयन, जिसे टिंचर आयोडीन कहते हैं, जिसमें क्या विलायक होता है, मतलब ये एल्कोहल ही विलायक होगा, इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब ये पूछा जा सकता है, इसलिए इंपॉर्टेंट रखना। विलयन के गुण कौन कौन से होते हैं, समांगी विषरण होता है कि इसके कणों का आकार कितना होता है, ये इंपॉर्टेंट है। मैं जैसे भी मॉक टेस्ट लगाता हूँ, फिर एनसीईआरटी रिवाइज करता हूँ, तो फिर PYQ लगा देता हूँ कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है। और आप भी है ना, एक बात बताऊँ, आप एक बार एनसीईआरटी पढ़िए, फिर PYQ क्वेश्चन लगाइए 2024 के शिफ्ट के, तो आपको पता चलेगा कि यार मैंने इस चीज़ को छोड़ दी थी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर आप उस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान से पढ़ोगे, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज़्यादा रहेगा उस चीज़ पर फोकस करने के लिए, यार इंपॉर्टेंट है, इसे अपन पढ़ेंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जैसे आप 9th और 10th खत्म करो, फिर PYQ लगाओ, और फिर देखो, क्योंकि उसमें से 40 में से 40 क्वेश्चन, लगभग 40 क्वेश्चन ही एनसीईआरटी होती है पिछले, तो आप दोनों किताबों में से 40 क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप दोबारा पढ़ोगे तो यार ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये अपने छोड़ दी थी, ये पूछा गया है, इसलिए एक बार पढ़ो एनसीईआरटी का चैप्टर वो लगा दो, फिर एक बार पढ़ो फिर लगा दो, ऐसे ऐसे करके आपको बहुत प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज़्यादा काम करेगा उसमें, क्योंकि आप फोकस होकर पढ़ोगे। ये अब ऐसे तो पढ़ते रहोगे तो पता नहीं चलेगा ना कौन इंपॉर्टेंट है, और मैं पहले बता देता हूँ ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है सारे, तो इनको ध्यान रखना, इनको याद करना। द्रव्यमान विलयन प्रतिशत, इसका ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इनके तीनों सूत्र याद रखना। सूत्र याद रखने का मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, अगर आपको पसंद आए तो, नहीं तो स्किप कर सकते हो आप। द्रव्यमान विलयन मतलब पहले तो द्रव्यमान आएगा, फिर आयतन आएगा, फिर आयतन, पहले द्रव्यमान आएगा द्रव्यमान, फिर द्रव्यमान आयतन आएगा, फिर नीचे आयतन है तो फिर आयतन आएगा, द्रव्यमान आयतन आयतन, द्रव्यमान आयतन और आयतन। देखो नीचे से आप ट्रिक बना सकते हो। निलंबन क्या है, निलंबन बोल रहा हूँ, निलंबन कोलाइडल में आप कन्फ्यूजन होगे, तो इसलिए आप निलंबन को अलग से याद करिएगा और कोलाइडल को ये अलग से याद करिएगा, क्योंकि कोलाइडल आगे आने वाला है। देखो निलंबन के गुणधर्म है, ये पूरा इंपॉर्टेंट है, बहुत ढंग से याद करना, और आप इजी से याद कर सकते हो। तो ये कोलाइडल कोई वैज्ञानिक ने की थी। और एक बात बताऊँ मैं आपको, जो ये टेबल है ना वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बता देता हूँ आपको, क्योंकि इनमें से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, और आप 100% बोल रहा हूँ, अगर आप ढंग से याद कर नहीं किए ना तो आप इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगे। तो मैं पहले बता देता हूँ, देखो मैंने डायरेक्ट ट्रिक बता देता हूँ आपको, मैंने पहले कैमरा को पीछे करता हूँ, मैं ट्रिक बता देता हूँ मैं आपको कैसे याद करिए मैंने। जैसे द्रव, गैस, एरोसोल, तो दाग ए दिल्ली लिख ली मैंने, दाग ए दिल्ली मतलब दिल्ली में क्या दाग है, दिल्ली में यही दाग है कि वहाँ पर फुहारा होता है, कुहासा होता है और बादल छाए रहते हैं। तो दाग ए दिल्ली, दा यानी द्रव, ग यानी गैस, तो इसका परिक्षिप्त प्रावस्था द्रव हो जाएगा, ग यानी गैस, परिक्षेपण माध्यम गैस हो जाएगा। और मैं एक बात बता दूँ, मैंने जितनी भी ट्रिकें बनाई हैं उसमें पहले परिक्षिप्त प्रावस्था आएगी, फिर परिक्षेपण माध्यम आएगा। तो उसमें एग्जाम में उल्टे भी दे सकते हैं, पहले परिक्षेपण माध्यम पूछ सकते हैं, परीक्षित प्रावस्था पूछ सकते हैं। तो मैंने जितनी भी ट्रिक्स बनाई है उसमें पहले परीक्षित प्रावस्था आएगी और फिर परीक्षेपण माध्यम आएगा। जितनी भी ट्रिक बनाई है उसमें मैं आपको पहले बता देता हूँ, अगर आपको अच्छी लगे तो देख लेना, नहीं तो आप स्किप कर सकते हो। दूसरा देखो, धुआं स्वचालित वाहन का नितार, तो धुआं किस में से निकलती है, जैसे अपन गाड़ी चलाते हैं मोटरसाइकिल, उसका साइलेंसर होता है ना, उसमें से धुआं निकलती है। तो साइलेंसर क्या होता है, टोस, तो उसका परीक्षित प्रावस्था क्या होगी, टोस, और उसमें से क्या निकलती है, गैस, तो प्रक्षेपण माध्यम क्या होगा, गैस। तो धुआं स्वचालित वाहनों का नितार, तो ऐसे याद हो जाएगा आपका कि साइलेंसर होता है वो टोस होता है और उसमें से निकलती है गैस, तो परीक्षित प्रावस्था टोस होगी और प्रक्षेपण माध्यम गैस हो जाएगी। तो ऐसे आप याद कर सकते हो। तीसरा देखो, सेविंग क्रीम, अपन सेविंग यानी बचाना, ये सेविंग अलग है, अपने दाढ़ी बनाते हैं वो अलग है, लेकिन आप एक तरह से दूसरे व्यू में सोचिए, आप सेविंग यानी बचाना।
बचाएंगे किस में, गोदाम में। जैसे कई बढ़िया होते हैं वो अपनी सेविंग किस में रखते हैं, गोदाम में। तो ये देखो गोदाम में सेविंग, है ना। तो गो यानी ग यानी तो गैस, क्योंकि इसमें ठोस द्रव गैस ये तीनों से बनेगा, तो ग यानी गैस। तो पहले परीक्षित प्रावस्था क्या आएगी, गैस, और फिर द यानी द्रव, तो द्रव आ गई और ये फॉर्म आ गई, ठीक है। अब तीसरे पे चलो, दूध पेस्ट क्रीम। दूध पेस्ट क्रीम की ट्रिक बताऊँ मैं आपको। हाँ दीदी दूध से बनी फेस क्रीम लगाती है, दीदी दूध से बनी फेस क्रीम लगाती है, ऐसे याद रखना, दीदी दूध से बनी फेस क्रीम लगाती है। इन ट्रिकों को आप 10 बार हर बार यूजन करोगे तो आपके माइंड में फिट बैठ जाएगी। जैसे आपको ऑप्शन आ जाएगा और आपको वो चीज़ ट्रिक याद आ जाएगी। तो दीदी यानी द्रव, फिर दूसरा दिया द्रव, तो द्रव आ जाएगा। तो दूध पेस्ट क्रीम में दीदी दूध से बनी पेस्ट क्रीम लगाती है, तो द यानी द्रव और दूध पेस्ट क्रीम हो जाएगा। और फिर तीसरे पे चलिए आप, मैग्नीशियम मिल्क कीचड़। तो ये से याद रखना, इसमें स्लम एरिया में कीचड़, स्लम एरिया में कीचड़। स्लम एरिया में क्या होता है, मतलब जो पे गंदगी होती है वहाँ पर क्या होता है, कीचड़। आज यानी सॉलिड पहले टोस आ गया, अल यानी लिक्विड, फिर द्रव आ गया। एरिया में कीचड़ मिल्क, और आम यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो मैग्नीशिया मिल्क कीचड़। तो इसे याद कर सकते हो आप, है ना। मैंने अपने अनुसार याद रखा। और मेरे को एक बात बताओ ना, अब इसमें से कोई सा भी क्वेश्चन आ जाता है ना, मेरे एक भी गलत नहीं होता, क्योंकि मेरे माइंड में पूरी ट्रिक एकदम फिट है, इसलिए अब मैं कंफ्यूजन नहीं होता, क्योंकि मेरे को पता है मैंने जितनी भी ट्रिक बनाई उसमें परीक्षित प्रावस्था पहले आती है, प्रक्षेपण माध्यम बाद में आता है। और देखो आप ऐसे याद करोगे, रटोगे तो कंफ्यूजन होगी, गारंटी है। इसलिए आप ट्रिक का सहायता ले सकते हो। अब देखो, फोम, रबड़, स्पंज, फ्यूमिस। इसमें ऑप्शन यार क्वेश्चन कैसे आते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आएंगे फोम या रबड़ या स्पंज या फ्यूमिस, ऐसे किसी एक का दे देगा और बोलेगा इसमें प्रेषित प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम बताइए। तो आप पहले सोचोगे यार पहले प्रक्षेपण अवस्था में द्रव आएगा, ठोस आएगा, गैस आएगा, क्योंकि तीनों आना है, तो आप कन्फ्यूजन हो गया आपके। तो मैं इनके ट्रिक बना रहा हूँ। जैसे ये ट्रिक ऐसी है जिनमें इनका नाम आएगा तो आप फटाफट अरे याद कर सकते हो ट्रिक। जैसे फोम, रबड़, स्पंज, फ्यूमिस की मैंने ट्रिक बनाई है। मिस सरप की गठरी, मिस सरप की गठरी। देखो आपको पास में बता देता हूँ मैं आपको एक बार। मिस सरप की गठरी, मिस यानी फ्यूमिस, ये देखो फ्यूमिस। स यानी स्पंज, र यानी रबड़, है ना, की ग यानी गैस, गैस आ गया। ठ यानी ठोस, तो गैस से ठोस आ गया। देखो मिस सरप की गठरी में आ गया ना, रबड़ आ गया, स्पंज आ गया, फ्यूमिस आ गया। ये फ है ना, ये स र फ यानी फोम आ गया। तो मिस यानी फ्यूमिस, स यानी स्पंज, र यानी रबड़, फ यानी फोम, और ग यानी गैस, परीक्षित प्रावस्था, ठ यानी ठोस। मिश्र सर्प की गठरी मतलब फोम, रबड़, स्पंज, फ्यूमिस। देखो इसमें भी आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, बस तो आपके लिए थोड़ी चीज़ें ईजी हो जाएगी, इसलिए मैंने ट्रिक बनाई। और ये बता रहा हूँ मैंने खुद ने बनाई ये ट्रिक मेहनत करके। तो अगर आपको हेल्प होती है तो आप बिल्कुल यूज करिए, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं, आप अपनी खुद की ट्रिक बना सकते हो। मैं पोस्ट नहीं कर रहा कि मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर आपकी हेल्प हो जाती है तो आप देख लेना एक बार, है ना। फिर नेक्स्ट चलते हैं, जेली, पनीर, मक्खन। इसको कैसे याद करें, इसकी ट्रिक आप खुद बनाना। मैंने कुछ अलग ही बनाई थी जो मैं आपको अभी नहीं बता सकता। रंगीन पत्थर, दूधिया। अब रंगीन पत्थर में तो आप सोचोगे पत्थर में क्या, पत्थर में गैस होती है, नहीं होती। पत्थर में अरे द्रव होता, नहीं होता। तो पत्थर में टोस ही होता ना, तो टोस। और दूधिया कांच, मतलब दूधिया कांच को हिसाब भी, उसमें पानी होगा क्या, गैस होगी, नहीं होगी ना, तो टोस होगी। तो इसे इसका थोड़ा ध्यान से याद कर लेंगे। फिर आगे बताऊँ मैं। देखो अगर आपका टाइम वेस्ट होता है इन ट्रिकों में तो आप स्किप कर सकते हो, मैं पहले बता दूँ, लेकिन आपको हेल्प हो रही है तो प्लीज़ आप देखिए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक कोलाइड विलयन के गुणधर्म। तो ये आपको देखो एक बात बताऊँ मैं, निलंबन की मैंने कैसे याद रखी थी। ये निलंबन क्या है, तो निलंबन एक विषमांगी मिश्रण। आप कंफ्यूजन हो जाओगे यार, निलंबन विषमांगी है, विलयन समांगी कैसे, तो इन कंफ्यूजन होंगे, इसलिए मैंने एक ट्रिक बनाई है। विष यानी जहर, जहर कैसा होता है, नीला। नीलंबन, नील यानी नीला, विष यानी जहर, जहर क्या होता है, नीला। तो विषमांगी, निलंबन, नीला यानी निलंबन, विष यानी जहर, विषमांगी, तो नीला जहर से बना सकते हो आप, मतलब निलंबन एक विषमांगी मिश्रण, ऐसे याद कर सकते हो आप। और कोलाइडल, कोलाइडल से भी याद कर सकते हो आप। कोलाइडल यानी कोला यानी काला सांप होता है ना, उसमें विष होता है, तो ऐसे कुछ बना लेना आप अपने हिसाब से। मैंने अपने हिसाब से बनाई थी मैंने।
तो ये और ये जो मेरा चैप्टर नहीं था तो वो दूसरी ये मतलब स्किप थी चैप्टर, तो मैंने खुद ही एनसीईआरटी से अच्छे से छाप के और समझ के बना लिया मैंने। तो आप इस तरह से आपके एनसीईआरटी में होगा ये, तो आप एक बार हाईलाइट कर लीजिए। और बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ें, एक क्वेश्चन पूछा जाता है इनमें से और बहुत ईजी है। क्रोमेटो किसे क्रोमेटोग्राफी किसी को, तो क्रोमो यानी एक लैटिन शब्द, उसका हर्ती कलर होता है, इसलिए इसको कलर को अलग करते हैं, तो इसको क्रोमेटोग्राफी का बोलते हैं। तो ये देखो, ये आप एक बार देख लेना इसके, अरे वीडियो को रोक के और एक बार कर लेना आप खुद, है ना। ये देखिए। और आगे बता देता हूँ मैं आपको। ये तो पहले आ गया अपने। ये एक सारणी है जो इम्पोर्टेंट है, इसमें बच्चे कन्फ्यूजन होते हैं, कहीं क्वेश्चन आता है तो एक बार आप लिख के आप ढंग से याद कर लीजिएगा। और ये तो पहले आ गया मेरे, क्या थोड़ी ये दूसरा चैप्टर, अब तीसरा चैप्टर पे चलते हैं अपन। दूसरा चैप्टर खत्म हो गया है ना। तीसरा चैप्टर पदार्थ की विभाज्यता के बारे में, तो इनमें से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना है इनको। और वैज्ञानिक अथवा लवाई जी ने 2 दिए थे, रासायनिक संयोजन के नियम, द्विमर्षकरण का नियम। रासायनिक संयोजन का नियम भी पूछा गया है, द्विमर्षकरण का नियम भी पूछा गया है, तो आप एक बार इस ढंग से पढ़िए इन चीज़ों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जॉन डाल्टन रसायन वो परमाणु सिद्धांत किसने दिया था, डाल्टन। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो आप एक बार ढंग से पढ़ लीजिएगा इसको। तीसरे चैप्टर पे चलते हैं। थर्ड चैप्टर आ गया ये एनसीईआरटी 9th का सॉरी। तो ये आप इंपॉर्टेंट है, इसमें रासायनिक संयोजन का नियम पूछा गया है, कई बार द्विमर्षकरण का नियम भी पूछा गया है, स्तनपान का नियम इंपॉर्टेंट है ऐसे ही। और जॉन डाल्टन कैसे पूछा है कि परमाणु सिद्धांत किसने दिया था, तो परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन ने दिया था। जल्दी करवा देता हूँ मैं आपका, जल्दी से करिए आप। डाल्टन का ये जो सिद्धांत है ना पूरा इंपॉर्टेंट है। ये परमाणु की त्रिज्या आप देख लेना एक बार, 10⁻⁹। ये त्रिज्या सॉरी, यही इतनी त्रिज्या नहीं होती, ये परमाणु की त्रिज्या नैनोमीटर में मापी जाती है, और 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ होता है। ये हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या होती है 10⁻⁻10 है, ये जल के अणु की 10⁻⁹, और ये हीमोग्लोबिन की 10⁻⁸। ये चीटी की मैंने एक ट्रिक बनाई थी, चीटी की स्पेलिंग होती है ANT, 3 अक्षर आते हैं तो 10⁻³ होता है। तो एक बार देख लेना है आप ये अपने हिसाब से ढंग से, इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये मैंने एक आपको बता दूं, मैंने एक ट्रिक बनाई थी, इसमें भी IPS CGL जितने भी हम नाम हैं, जैसे CPLSI जितने भी नाम हैं उनमें IPS और CGL 6 ही नाम है। तो I यानी आयरन, P यानी सीसा, लेड ये आ गया ना, प्लेटिना सॉरी, P यानी प्लेटिना सॉरी, और S यानी सिल्वर, और C यानी कॉपर, G यानी गोल्ड, L यानी ये लेड है ना, सीसा। तो इसमें से ये जो भी अक्षर है वो 6 अक्षर है, और 6 की IPS CGL से ट्रिक बना रही। बाकी के आप ही ध्यान से देख लेना, कार्बन का जो बिल्कुल काला है, और ऑक्सीजन का खाली है, हाइड्रोजन की पॉइंट है, इससे ये इंपॉर्टेंट रहेगा। कॉपर ये नाम वाम चाहिए, एक बार ध्यान से IPS की फुल फॉर्म इंटरनेशनल, ये देख लेना, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसमें देखो आप, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, ये इसका जो भी है बोरॉन का B और फ्लोरीन का, मतलब जो इनके नाम है, जो सारे को याद रखना बहुत ईजी है, एक बार पढ़ोगे तो हो जाएगा, आपको लगभग याद भी होंगी ये चीज़ें अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा तो ये चीज़ों को। मैं आपको पहले ये इम्पोर्टेंट रहेगा, थोड़ा कैमरा पास में लिया जाता हूँ जिसके आपको समझ में आए। ये इम्पोर्टेंट रहेगा, ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा, देख लो आप, ये भी इम्पोर्टेंट है। एक क्लोरीन का पूछा गया है, परमाणु द्रव्यमान 35.5 है, तो 35 और 35.5 इस दोनों कन्फ्यूजन होती है, तो एक पैटर्न के साथ लेंगे। अणु क्या है, अणु परमाणु, इनमें कन्फ्यूजन हो गया आप, 2 या 2 से अधिक परमाणु क्वेश्चन पूछा गया है इनमें से, तो ढंग से याद करना, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें फास्फोरस की ये जो परमाणुकता कितनी होती है, चतुर्मास ये चतुर परमाणुकता होती है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है क्वेश्चन में, पहले बता दो आपको। अब इनमें से कोई भी पूछा जा सकता है, तो कोई ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है, 1.8 होता है द्रव्यमान अनुपात, तो एक बार ढंग से याद कर लेना इनको, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट रहेंगे सारे, एक बार इनको देख लेना। ये 2+ है, 2- वो पीछे है ना, वही है ये चीज़ें है ना। हाँ, ये इनमें एक बार पढ़ लेना, और ये इम्पोर्टेंट है, जितने भी पीले और पेन से हाईलाइट हो रखे हैं, इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये देखो आप है ना, एक बार एनसीईआरटी पूरी ढंग से पढ़ना, लेकिन जो इम्पोर्टेंट मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं और हाईलाइटेड है, और मैंने अलग से भी हाईलाइट कर रखे हैं चीज़ों को, जो अब पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में।
इसलिए मेरा स्कोर लगभग पूरा हुआ था उसमें 2024 में। और ये इंपॉर्टेंट है, बाद में इनको इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं कर रखा क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट है। इसका पीछे जो चैप्टर है उसका निचोड़ है। तो आगे वाले चैप्टर पे चलते हैं। परमाणु की संरचना, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से यहाँ तक, ये भी इंपॉर्टेंट है, एक बार हाईलाइट कर लेना आप। ये इंपॉर्टेंट रहेगा। या आप इन जो भी डिब्बों में वैज्ञानिक नाम है उनको एक बार स्किप कर सकते हो। ये क्वेश्चन गया है कि क्वेश्चन पूछा गया है कि किसके परमाणु मॉडल में हमारे इलेक्ट्रॉन तरबूज के मतलब सांचे में दसे होते हैं, वो किसका था? वो थॉमसन का परमाणु मॉडल था, है ना। तो एक बार ध्यान रखना इस चीज़ का। देखो मैं है ना जितने भी चीज़ें बता रहा हूँ 2024 के PYQ के अनुसार, और मैं अपनी प्रिपरेशन के अनुसार बताऊँ इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है कि परमाणु की जो नाभिक होता है उसमें सोने की झिल्ली द्वारा किसने खोज किया था? वो रदरफोर्ड ने किया था। और कि ऐसे भी पूछा गया है, 2-3 क्वेश्चन बने कि सोने की झिल्ली के प्रयोग से क्या खोजा गया। तो क्या खोजेगा? इलेक्ट्रॉन खोजेगा, प्रोटॉन, उसमें खोजा गया था नाभिक की उपस्थिति। ये नाभिक टकरा के वापस आ जाता है ना अल्फा कणों से, तो ये इम्पोर्टेंट है। देखो मैंने है ना इस बिल्कुल भी वो नहीं लिया था चांस, क्योंकि मेरे को लेना था सिलेक्शन, इसलिए मैंने सारी चीज़ें का बहुत बार पढ़ा मैंने, इसलिए कटों पे वो जाती आई। तो आप एक बार डीपली सबको पढ़ लेना। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरॉन, आपको पता ही है कि अलामन 4 कोशिश थे इलेक्ट्रॉनों के। एल में मैक्सिमम 2 8 होते हैं। जैसे आर्गन की बाहरी कोश में 8 आते हैं, तो यह स्थिर होता है। जैसे इसका हीलियम का बाहरी कोश में 2, मतलब 2 ही आते हैं के में और 2 ही पूरे हैं, तो ये स्थिर होता है। ये इम्पोर्टेंट रहेगा, ये सारे, ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। इम्पोर्टेंट है। ये समझतानी के कोई अनुप्रयोग इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन अब बहुत नेसेसरी है, पूछा जा सकता है। ये नेक्स्ट चलिए आप जीवन की मौलिक इकाई आ जाइए। अब आ जाते हैं बायोलॉजी में। ये इम्पोर्टेंट है। इसमें पूछा गया है कि जीवित कोशिका की खोज किसने की है, और मृत कोशिका की खोज किसने की? मृत कोशिका की खोज किसमें की? जो एक छाल होता है ना पेड़ का, उसमें। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप एक बार ढंग से पूछे। ये जो भी इसमें ना हाईलाइट है वो उनमें सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटोनियो लियोनेक एक कोश की जीवों की खोज, मॉक टेस्ट लगाए तो उनमें से अलग चीज़ें थी वो मैंने लिख ली। ये प्रोटोप्लाज्म की खोज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप इनका चित्र पे आप ढंग से याद करना एक बार, है ना। ये PYQ, देखो PYQ लिख रखा क्या था मैंने। एक क्वेश्चन था कि एक श्रम विभाजन किस में होता है, तो ऑप्शन थे बहुकोशिकीय जीवों में, केवल एक कोशिकीय जीवों में, केवल कोशिकीय जीवों में, दोनों में नहीं। तो उसमें था बहुकोशीय और एक बहुकोशिकीय और एक कोशिकीय जीवों दोनों में। वो क्यों होता है? क्योंकि आप सोचोगे कि यार श्रम विभाजन तो बहुकोशिका ही करती है, लेकिन दोनों में होता है। क्योंकि देखो यहाँ पर एनसीईआरटी में साफ लिख रखा है बहुकोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन होता है। फिर नीचे देखो आप, एक कोशिकीय में भी श्रम विभाजन होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया, तो आप एक बार ढंग से पढ़ लेना इन चीज़ों को। इनमें से क्वेश्चन पुटअप होते हैं पूरे लगभग, तो हैं ढंग से पढ़ लेना इन चीज़ों को। ये आप रोक के बढ़िया। अगर देखो मेरी मेहनत आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा ये चीज़ें, क्योंकि मैंने देखो कितनी मेहनत से बनाई ये चीज़ें, आपको भी दिख रही है कितनी मेहनत लगी इनमें चीज़ें पहले से। और ये मैंने आपके लिए की है, पहले PYQ लगाए हैं, फिर वो PYQ में से क्वेश्चन जो भी लगे उनको यहाँ पर देखा मैंने, और सारी चीज़ों का एक निचोड़ बनाया। तो प्लीज़ अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और कोई आपका दोस्त भी टेक्नीशियन की LP की प्रिपरेशन कर रहा है तो उनके पास भी भेज दीजिएगा वीडियो को। इम्पोर्टेंट है, देख लेना आप। देखो एग्जाम ओरिएंटेड लिख रखा है मैंने। ये कुछ कहते रहो आप, इनको कई बार कन्फ्यूजन हो गई, इसलिए ढंग से पढ़ना इन चीज़ों को। ये सारे इंपॉर्टेंट है। हाँ, झिल्ली जीवात जनन किसे बने होते? प्रोटीन और वसा में क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए मैंने अलग से लिख रखा है। ये देखो एग्जाम ओरिएंटेड। ये कोशिका कैसी होती है? कुंडिका जैसी होती है कोशिका की। देखो कितनी मेहनत लगती है इनमें, कैसे हाईलाइट पे हाईलाइट हो रखी चीज़ें, वेरी HP मतलब हाई इंपॉर्टेंट है ये ऐसे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। आप, मैं बोल रहा हूँ वैज्ञानिकों को एक बार स्किप कर सकते हो आप, क्योंकि अभी एक क्वेश्चन नहीं पूछा गया, उसके बेसिक पे बता रहा हूँ मैं आपको। तो आप पहले इन चीज़ों को कवर किए, फिर वैज्ञानिकों को देख के जाइए। ये तो आपने कैसे किया, इसको पढ़िए आप, इसको भी पढ़िए ना।
अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। टिशू। टिशू को आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा। मैंने एक लगभग 20-25 किया, अब तो ज़्यादा ही पढ़ लिया 30-40 बार। तो जब भी क्वेश्चन कन्फ्यूजन हो ही जाता हूँ, तो इसलिए आप एक बड़े ढंग से पढ़िए। ये पेरेनकाइमा एरेनकाइमा जैसे भी विभेद्यतक है, तो ऑप्शन में इंग्लिश से आ जाती है मैथमेटिक उत्तर की। तो मैंने जो भी इंग्लिश खोज के मैंने लिख रखी है। देखो आपके लिए कितना मेहनत की है मैंने, मेरे को याद था पर मैंने लिखी है कि क्योंकि बच्चे अपने दोस्तों भाइयों को हेल्प हो जाएगी। तो विभेद्यतक की मैथमेटिक को विभेद्यतक हिंदी में बोलते हैं, ये इंग्लिश है। तो ऑप्शन इंग्लिश में भी आ जाते हैं कई बार, तो आप इसका इंग्लिश भी याद करिएगा। ये देखिए, ये देखो यहाँ पे ही लिख दिया मैंने। यहाँ पर टिप पे कौन सा पाई जाता है, शीर्षक और जो अंतर्विष्ट है ना, जो मतलब पौधों की टहनियों के पास पाई जाता है। और जो अभी क्वेश्चन था मैंने 2-3 दिन पहले PYQ लगाया, तो उसमें पूछा गया था कि जो जड़ों और तनों का जो पार्श्व क्षेत्रफल, मतलब जिनको मोटाई, ऐसे मोटाई होते हैं, उसको कौन बढ़ाने में वृद्धि करता है, तो वो होता है ये पार्श्व विभेदक। और उसमें आप कन्फ्यूजन होंगे, इसलिए इन चीज़ों को ढंग से पढ़ के जाना अपन। देखो तने को चौड़ाई बढ़ाने के पार्श्व विभेदक, ये इम्पोर्टेंट रहेगा। ये देखो मैंने अलग से बना दी। स्थायी उत्तक 2 प्रकार के होते हैं, सरल स्थायी उत्तक, जटिल स्थायी उत्तक। सरल में पेरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा, एरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। मैं इंपॉर्टेंट में अभी आपको बता देता हूँ। पेरेनकाइमा जो भोजन का स्टोरेज करती है, ये चीज़ें। क्लोरेनकाइमा जो भोजन को बनाती है ना, क्लोराइन यानी क्लोरोफिल इसे आ रहा ना, तो ये भोजन को बनाती है। और उसमें एक और होता है जो स्टोरेज करता है, एरेनकाइमा। एरेन में क्या होता है, एयर आ रही है ना। देखो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ ना, वो बहुत हेल्प करेगी आपको। एरेनकाइमा यानी एयर आ रहा ना, इसमें फर्स्ट अक्षर में एयर है, एयर, इसे याद कर लेना। तो ये मतलब पौधों को तैरने में मदद करती है। इनके जो कोशिका के बीच वायु होती है, तो ये तैरने में मदद करती है। इसका एरेनकाइमा, मैंने इसे याद कर रखा था इसको। इसका यानी कठोर होता है ना, इसके प्यार इसके कठोर होता है, तो इसके एरेनकाइमा कठोर होती है। इसे याद कर रखी है मैंने चीज़ें। देखो एरेनकाइमा जलीय पौधों, पत्तियों और तनों को तैरने में मदद करती है। कोलेनकाइमा प्रकाश संश्लेषण में मदद करती है। ऐसे मैंने सारी चीज़ें लिख रखी है। जटिल स्थायी उत्तक 2 प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम को जानते हो आप, जल। फ्लोएम को फल फ्रूट यानी फल मतलब भोजन को ऊपर पहुँचाती है। इसके भी विभिन्न प्रकार का डीपली बता रखा है NCERT में। तो ये देखो ये सारी चीज़ें पढ़ना है। ये देखो लिख रखा मैंने, ये देखो ये स्क्लेरेनकाइमा कठोर होती है ना, तो ये इसके नीचे ये सेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है पूरा। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा अपने, इंपॉर्टेंट रहेगा। मरीन यानी पानी से संबंधित होता है ना। मरीन यानी मरीन ड्राइव, जैसे मुंबई में मरीन ड्राइव है, तो पानी से संबंधित है ना। तो सब मरीन, तो पानी आ रहा है ना इसमें। सुब्रीन यानी द्रव्य पदार्थ होता है, जो पदार्थ पानी व हवा से बचाता है। इसे याद कर रखा मैंने ट्रिकों को एक दूसरे से कनेक्ट करके। आप भी ऐसे कनेक्ट करोगे ना, तो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड एक जगह रहेगा और आप फुली फोकस्ड होकर पढ़ोगे और एग्जाम में आपको हेल्प मिलेगी। तो इसलिए आप ढंग से पढ़िए। ऐसे नहीं कि अपन देर पढ़ तो किताब में रहे, माइंड कहीं और जा रहा है। इसलिए प्रेजेंस ऑफ माइंड की बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप उसको एक जगह से रख के फिर पढ़िए, चाहे मत पढ़िए, लेकिन पढ़िए तो ढंग से पढ़िए। देखो मैंने जाइलम के प्रकार होते हैं, तो मैंने एक ट्रिक बना लिया। अगर आपको भी हेल्प हो तो याद कर लेना। वाह PF भी मिल गया, तो जाइलम में वाह PF भी मिल गया। वाह यानी वाहिनिका, वाह यानी वाहिका, पी यानी पेरेनकाइमा, एफ यानी फाइबर भी मिल गया। फाइबर रेसे है ना, फाइबर को रेसे बोलते हैं, ठीक है, ऐसे याद कर लेना। और इसमें फ्लोएम का बनाया साथी चाला का। साथी कोशिकाएँ, चाय यानी चालनी, नलिकाएँ, चालनी कोशिकाएँ, एक पेरेनकाइमा और फाइबर दोनों में होता है, इसलिए। जंतु तक पे आ जाइए। जंतु तक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कोशिकाओं में फैलना और सिकुड़ना, अंगों को गति प्रदान करना होता है। ये क्वेश्चन अभी जो है ना, कि अभी कल ही मैंने एक PYQ देखा था, उसमें था कि कौन सी कोशिका फैलना और सिकुड़ कर अंगों को गति प्रदान करती है, तो पेशी कोशिका होती है। और वो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये मैंने कल PYQ लगाया था, अब याद आया मैंने। हाँ भाई देखो कि यहाँ से मैंने हाईलाइट कर रखा और वो फंस गए, देख लो। 2024 की तो मैंने एक शिफ्ट दी थी ना एग्जाम में, तो लेकिन अगर ये भी आता तो मैं करके आता। इसलिए देखो रियल बता रहा हूँ मैं, ये कल क्वेश्चन देखा था मैंने एक शिफ्ट में 2024 वाले में। ये चीज़ें सारी इंपॉर्टेंट है। और इसमें हमें ऑप्शन इतने पास में थे, आप कंफ्यूजन हो जाओगे, अलग अलग थे, तो पेशी कोशिका ही करके आया था मैं। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। वर्केनली लार ग्रंथि में देखो अलग लिख रखा मैंने, इंपॉर्टेंट। देखो मैंने चित्र बना रखा है वर्केनली। ये देखो ये वर्केनली होती है,
ये चित्र बना के मेहनत, देखो मैंने मेहनत बहुत की इन चीज़ों में बनाने के लिए। मैंने पढ़ा तो फिर ढंग से पढ़ा है, ये नहीं कि पढ़ लिया ये। मेरा टारगेट रहता है कि आउट ऑफ 100 मार्क्स आए तो आइए। मेरा जो सबकॉन्शियस माइंड है वही बोलता था कि हाँ बस अपन कर रहे हैं तो ढंग से कर रहे हैं। देखो मैंने नाक का भी बना लिया था, पक्षमापशी लिया। देखो एक क्वेश्चन बता देता हूँ मैं आपको। एक क्वेश्चन था कि जो वो होती है ना पैरामीशियम, 10th का चैप्टर हो तो उसमें आएगा पैरामीशियम किसके अनुसार गति करता है और भोजन प्राप्त करता है। तो उसमें था सीलिया। तो सीलिया की, उसमें सीलिया नीले रखा था और मेरे को सीलिया याद था। तो सीलिया की हिंदी होती है पक्षमाप। तो सीलिया और पक्षमाप दोनों को याद करिए। और देखो ये नाक बना रखा मैंने, नाक में अपने बाल होते हैं, देखो बाल भी बना रखे हैं, वो स्तंभाकार होते हैं, मतलब लंबे लंबे बाल होते हैं। तो ये ऐसे स्तंभाकार उत्तक पाया जाता है अपनी। देखो मैंने सारी चीज़ों में की ये ढंग से। इस ग्रंथि घन, अब देखो इसमें भी मैंने ट्रिक बना ली। ग्रंथि घन आ रहा है ना इसमें, तो घन मतलब ग्रंथि अपनी जितनी भी होती है उसमें घनाभाकार उत्तक पाए जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन पढ़ते हैं और जब अपन को ट्रिक आ जाती है यार ग्रंथि घन चार घनाभाकार, ऐसे मजा आता है पढ़ने में। एडिपोज वसा, एडिपोज क्या करता है, वसा का स्टोरेज करता है। प्लाज्मा में क्या पाया जाता है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। और किससे बना होता है, प्रोटीन नमक हार्मोन। इसमें कार्बोहाइड्रेट भी दे देता है, एक दो और ऐड कर देता है, इसलिए आपको 4 ऑप्शन में प्रोटीन नमक हार्मोन। ये देखिए सर आप अस्थि अस्थि, इसमें भी आप कन्फ्यूजन हो गया। आप अस्थि अस्थि स्नायु करें या कंडरा करें, वहाँ पर कन्फ्यूजन होगी दोनों में। तो ऐसे अस्थि अस्थि स्नायु, क्योंकि आधा सही इसमें आ रहा है, आधा सही इसमें आ रहा है, तो आधा ही सही इसमें आएगा। आगे समझ में 3 से मिलेंगे। तो अस्थि अस्थि स्नायु को आप ऐसे याद कर सकते हो। और अस्थि मांसपेशी, अस्थि मांसपेशी, देखो मांसपेशी आ गई ना तो इस पर टपकी लग रही है ना बिंदु मांस, तो कंडरा में भी टपकी लग रही है। ऐसे एक दूसरे को रिलेट करके याद करोगे ना आप, और 3-4 बार पढ़ोगे ना तो आपके माइंड में बिल्कुल भी फिट बैठ जाएगा। जैसे अस्थि अस्थि आधा सा तो स्नायु आ जाएगा। ऐसे आप इनको देखो, पीवाई की पूछा गया है। अस्थियों में मांसपेशियों को जोड़ता है कंडरा, मजबूत तथा सीमित लचीलापन होता है। अस्थियों को मांसपेशी से कौन जोड़ता है, कंडरा। ऐसे याद रखना। देखो ये देखो, ये देखो क्या हालत हो रखी है बुक की, पढ़ लेना इंपॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन पूछा गया था, देखो मैं आपको बता दूं, इसमें क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें तंत्रिका में भी पीआई में मेरे को सारे पीआई के लगभग याद है, जैसे भी ऐसे याद नहीं है। ऐसे जैसे क्वेश्चन देखता हूँ और ये देखता हूँ तो ऐसे एक क्वेश्चन था कि जो डेंड्राइट्स होते हैं ना अपने, ये डेंड्राइट्स वो कैसे होते हैं। ऑप्शन के आप सोचोगे कैसे कैसे ऑप्शन देता वो। उसमें ऑप्शन थे कि लंबे और घनाकार, लंबे और छोटे, लंबे बड़े, लंबे और छोटे छोटे, ऐसे 4 ऑप्शन थे। तो उसमें ऑप्शन था कि छोटे और साकित होते हैं, साकित असाकित, ऐसे ऑप्शन थे। तो इसमें भी देखो जिसमें छोटे शाखा वाले होते हैं, देखो इंपॉर्टेंट है ये, छोटे होते हैं और शाखा। देखो छोटी शाखा, ये क्वेश्चन पूछा गया है, आप देख लेना PYQ, ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए आप ढंग से पढ़ लेना जी। ये सारा इंपॉर्टेंट रहेगा। देखो वीडियो लंबा जाएगा पर आपको एक वीडियो में काम हो जाएगा और आपको बहुत हेल्प मिलेगी। जियो में विविधता, ये क्वेश्चन हटा दिया, ये चैप्टर हटा दिया तो मैं भी स्किप कर रहा हूँ। आप एक बार पढ़ लेना, पढ़ना हो तो, लेकिन मैं आपको पोस्ट नहीं कर रहा कि आप पढ़ो इसे। मैंने जो भी आपने बोला था कि आपने जैसे भी प्रिपरेशन की उसके बारे में बता रहा हूँ, जैसे मैंने प्रिपरेशन की उसके बारे में बता रहा हूँ। ऐसे नहीं कि सर आपने तो ये बता दिया ये से आ गया, देखो इसकी मेरे को कोई गारंटी नहीं है। जैसे मैंने प्रिपरेशन की थी उसके बारे में बता रहा हूँ मैं आपको, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। सरल गति, सरल गति का क्वेश्चन पूछा गया। देखो मैं एक एडवाइस ही दे रहा हूँ आपको कि कैसे मैंने सजेशन वो प्रिपरेशन की थी। ये नहीं कि आप यही करो, आपकी इच्छा हो जो करो, आपकी कैसे कौन सा टीचर फॉलो करना है वैसे करो। मेरे को सभी टीचर अच्छे लगते हैं, कोई भी टीचर ख़राब नहीं पढ़ाता, सारे टीचर अपनी मेहनत करते हैं, अपनी मेहनत से। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट रहेगा। एक दिशा में चाल, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। ये फिजिक्स आ गई, इसलिए आप ये देखो। औसत वेग का क्वेश्चन पूछा गया है कि आप ऐसे याद कर ले कि औसत राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, बेसिकली यही फॉर्मूला याद रहता है। लेकिन औसत वेग में प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग का योग और उसमें 2 का भाग, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एक बार बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन लगा लेना, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। ये UV माइनस त्वरण, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग का अंतर और बटा 2, इंपॉर्टेंट रहेगा। नहीं यार समय का भाग होगा, समय का भाग दो नहीं, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे मैंने प्रिपरेशन की वो बता रहा हूँ मैं आपको, मेरे कैसे आउट ऑफ 100 मार्क्स आए इसलिए बता रहा हूँ। ये
इम्पोर्टेंट रहेगा ये सारे। इसमें वृत्तीय गति में प्रत्येक बिंदु पर चाल अलग अलग होती है। क्यों होती है? जैसे अपन 4 बार वृत्तीय पे आयत पे घूमेंगे तो 4 बार दिशा चेंज करनी पड़ेगी, तो 4 बार गति में परिवर्तन आएगा। 6 बार करेंगे 6 बार। अब इसको गोलाई बना दिया सॉरी, तो गोले में तो प्रत्येक बार आएगी ना। इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है। ये इसका है ना PY के क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, इसमें पूछा गया है कई बार 2 पाई बेटा टी, 2-3 क्वेश्चन आए इसके। इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है, ये तो आपको बता ही रखा मैंने। ठीक है, नेक्स्ट पे चलिए 9th लेसन। ये इम्पोर्टेंट रहेगा, इसको एक बार पढ़ना ढंग से और हाईलाइट को बार बार रिवाइज करना। ये इम्पोर्टेंट रहेगा, इम्पोर्टेंट रहेगा, इम्पोर्टेंट। अगर आपको भी इम्पोर्टेंट जो भी चीज़ें लगे और PY को लगाते रहिए, आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी। ये गति का प्रथम नियम, आप इसको स्किप कर सकते हो कर सकते हो, ये नहीं कर ही दो, स्किप कर सकते हो क्योंकि इनमें क्वेश्चन नहीं पूछा गया, उसके बेसिक पे बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, ये इसको एक बार पढ़ लेना अपन, ये समझदार मतलब समझ आने के लिए ये चीज़ें। जड़ा तो और तथा द्रव्यमान में रिलेशन पूछा था समानुपाती का, तो इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है। ये इम्पोर्टेंट है। अब जल्दी जल्दी बता देता हूँ, आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। आप पढ़ो, एक बार हाईलाइट करके उस पढ़ने में लग जाओ और PYQ लगाते रहो। PYQ में 880 क्वेश्चन बने हैं गई बार, तो 880 क्वेश्चन में तो रिपीट होने के चांस है। आपको एक शिफ्ट में टेक्नीशियन में कितने पूछे जाएंगे? 40, और LP में कितने पूछे जाएंगे? 20, तो चांस है, इसलिए उनको एक बार ढंग से पढ़ लेना आप। ये और मैं तो ऐसे बोल रहा हूँ, 22 शिफ्टों को लगाओ, मैथ रीजनिंग सारों को देखो आपको अंदाज़ा तो लगे कहाँ से मैथ आती है, कहाँ से। ये नहीं आप यूसे इतना सारा सिलेबस पढ़ रहे हो, वास्ट सिलेबस आ रहा है इतना सारा। तो बोल रहा हूँ मैं आपके एक बार युद्ध के बारे में, युद्ध करने से पहले ये तो पता होना चाहिए कि युद्ध कैसे किया जाता है और कौन कौन से हथियार चुनने होंगे अपन को, ये चीज़ें हैं। और एक और बात बता देता हूँ मैं आपको कि जितनी ज़्यादा आप मेहनत यहाँ कर लोगे ना, तो एग्जाम के टाइम पर रोना नहीं पड़ेगा। मैं से इसलिए बोल रहा हूँ कि वो एक डायलॉग है ना, डायलॉग क्या है, एक मोटिवेशन बता देता हूँ मैं आपको कि जितना ज़्यादा आप पसीना युद्ध क्षेत्र नहीं मतलब अभ्यास क्षेत्र में जितना ज़्यादा पसीना पाओगे ना, तो युद्ध क्षेत्र में आपको उतना ही कम खून बहाना पड़ेगा पसीने के बदले। अगर यहाँ पर पसीना बहुत मेहनत करके पसीना बहा लिया ना आपने, तो वहाँ पर आपका खून एक बूंद भी नहीं गिरेगी। तो इसलिए आप यहाँ पर मेहनत करिए और वहाँ पर अपना खून बचाइए, यानी सिलेक्शन लिए। ये इम्पोर्टेंट रहेगा, इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन देख के जाना, अगर ये क्वेश्चन कर लोगे ना तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ये देखो, ये सारे इम्पोर्टेंट है। अब 10th के चैप्टर पे चलते हैं। 10th चैप्टर पे गुरुत्वाकर्षण, और इसमें भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये भर भर के 4 ऑप्शन आते हैं, चारों में बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं। ये नहीं कि हल्का है कि गुरुत्वाकर्षण का मान बताइए, गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, ये नहीं। 4 ऑप्शन दोगे, चारों में से आपको ढंग से चूज करना पड़ेगा। और ऐसे पूछेंगे नहीं कौन सा गलत है, 3 सही होंगे, कौन सा गलत है, तो गलत होने की संभावना बढ़ जाती है। क्वेश्चन आया GM/d², मतलब अभी मैंने एक PYQ लगाया था, उसमें था कि एक ग्रह उसका गुरुत्वाकर्षण मान G है और एक दूसरा उसका 5 गुना है, तो क्या होगा? G/5 होगा, 5G होगा, या 0.8/2 होगा। ऐसे 4 ऑप्शन थे, उसमें से चूज करना होगा। इसलिए आप ढंग से पढ़ना, ढंग से पढ़ोगे तो आपने आप ये देखो, आप यहाँ से पढ़ लेना। एक बार आपको बता दो, ये तो मैंने ट्रिक बना रखी, ये आप एक बार स्किप कर सकते हो। चीज़ें पूछी नहीं गई है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ स्किप कर सकते हो। पढ़ तो मैंने भी रखी है, पर स्किप कर सकते हो क्योंकि ये इनमें क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक। तो हाँ, ये इम्पोर्टेंट था। जड़ तो में रिलेशन पूछा गया है, क्या रिलेशन है, मुक्त पतन क्या होता है, ये देखिए। जो भी हाईलाइट हो इस बार ढंग से पढ़ लीजिए। आप वीडियो को रोक रोक के पढ़ सकते हो, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता बिल्कुल भी, क्योंकि आपका भी समय कीमती है, मेरा भी समय कीमती है। पढ़ो, हाईलाइट करो, पढ़ने लग जाओ, ये तीनों याद रहने चाहिए, इनसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आपके। अब देखो, क्वेश्चन करने के आपको एक ट्रिक बता देता हूँ मैं आपको कि ज़रूरी नहीं है कि आपका एक फॉर्मूले से क्वेश्चन बने। जैसे जैसे वैल्यू दे रखी है ना, सारे ऑप्शन को लिख दो, सारे फॉर्मूले लिख दो, किसी भी ऑप्शन किसी फॉर्मूले में से बैठ के तो क्वेश्चन होगा। इसलिए बोल रहा हूँ
जितने भी फॉर्मूले वो याद कर लो और सारों को अप्लाई कर दो एग्ज़ाम में, क्योंकि अपन को क्वेश्चन गलत नहीं करना बिल्कुल भी सारा। ये देखो ये इम्पोर्टेंट रहेगा, इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट रहेगा। वीडियो लंबी जाएगी यार, क्या करें, बस समझाना भी पड़ेगा। ये देखिए ये सारे इम्पोर्टेंट है, आप तो अक्षय स्पीड पे देख लीजिएगा जो भी आपको समझ में नहीं आए, तो इसलिए बोल रहा हूँ मैं इम्पोर्टेंट है। इसलिए यार मैं कितना भी करूँ आपका समय बचाने पर समय तो लग ही रहा। तो ये पर आप देखना ये चीज़ें पढ़ के आप मॉक लगाना, आपके मॉक पीवाई की मॉक लगाना, ऐसे नहीं हर दूसरा मॉक लगा दिए, क्योंकि पीवाई क्यू है ऑथेंटिक। तो पीवाई क्यू में देखना आपके क्वेश्चन नहीं मिलते क्या। ये क्योंकि टेक्स्ट बुक के जो था ना वो टेक्स्ट, उसमें भी है ना 2-3 चैप्टर हटा रखे हैं पीवाई 9th और 10th में, उसमें भी क्वेश्चन दे रहा है वो। इसलिए मेरे को ये, इसलिए आप पीवाईक्यू पे भरोसा करिए। टेक्स्ट बुक पे पीवाईक्यू भी दे रखे पूरे, पीवाईक्यू लगाइए पहले, फिर जाके उन पे जाइए। ये कार्य तथा ऊर्जा, इनको एक बार पढ़ लिए, ये एग्जाम्पल है, पढ़ने में मज़ा आएगा। ये चीज़ें ये समझाने के लिए वो चीज़ें ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यार आरबी का क्वेश्चन है, देखो ये इम्पोर्टेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट लगा रखा मैंने, इंपॉर्टेंट है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये सारे देख लेना आप, ये इम्पोर्टेंट है। हाँ देखो ये तो मैंने अलग से बना रखी है मैंने समझने के लिए ना, ये तो थोड़ा हाई लेवल का हो जाएगा। W बराबर एफएस कोस थीटा, ये क्वेश्चन क्यों याद रखना, थीटा बराबर 0 होगा ना, तो जब भी कार्य सही होगा, नहीं तो आपका 90 हो जाएगा ना थीटा का मान, तो कोस थीटा का मान 0 होता है ना, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन से में से कई क्वेश्चन बने हैं, इसलिए ये इम्पोर्टेंट रहेगा। और जो एलपी का जो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का जो चैप्टर लगता है ना, उसका साइंस 70% इसमें से आता है, 9th और 10th की फिजिक्स है, तो आप इसको पढ़ लेना ये, क्योंकि उसका नाम ही बेसिक, तो बेसिक यही है भाई। स्थिति ऊर्जा, सूर्य, स्थिति ऊर्जा में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप समझ जाओगे। ये देखो इम्पोर्टेंट देख लेना आप, इम्पोर्टेंट है ये चीज़ें, देख लो आप जल्दी अब है ना, क्योंकि यार आपका टाइम वेस्ट होगा, इसलिए ये देखो भले हम स्थापन, ये चीज़ें ऊर्जा से रखने का नियम। ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है, स्थिति ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा बराबर अचर। मतलब वो जैसे मतलब किसी वस्तु को अपन है ना पेड़ से गिराएंगे ना, किसी पेड़ से या किसी खंभे से, तो उसकी स्थिति ऊर्जा घटती जाएगी और उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी, तो दोनों का जो योग होता है ना वो अचर रहता है। मतलब ये कार्य करने की दर इम्पोर्टेंट है। 100 वाट, ये भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग 5-6 क्वेश्चन आ चुके हैं इसमें से, तो ये इम्पोर्टेंट है। 1 किलोवाट बराबर कितने वाट होते हैं, 1000 वाट, और थोड़ा डीपली भी आता है, तो ये मैंने अच्छे से पढ़ रखा है ये चीज़ें। देखो मेरे को मौका लगाता हूँ, क्वेश्चन मिलते हैं मेरे को वहाँ से, तो फिर मैं और डीपली पढ़ता हूँ। जैसे वो आता है यार ये तो क्वेश्चन पीवाई क्यू पूछा गया, ये तो बहुत अच्छा है, फिर मैंने बहुत उसे ढंग से पढ़ता हूँ। इसलिए अभी पीवाई क्यू लगाते रहिए साथ में। अगर आपको चैप्टर वाइज पीवाई क्यू मिल जाते हैं किसी बुक से या कहीं से, तो आप तो बहुत हेल्प हो जाएगी। इंपॉर्टेंट रहेगा, पीछे वाला भी इंपॉर्टेंट रहेगा। अपन चलते हैं 12वें चैप्टर में, ध्वनि वही ऊर्जा के साथ। ये एक बार पढ़ लेना, ये इसे तो क्या है आपको समझने में हेल्प करेगी आगे, ध्वनि का संचरण का, क्योंकि मेरे को याद था इसलिए मैंने नहीं पढ़ा। इसलिए आप एक बार पढ़ेंगे ढंग से तो आपको याद रहेगा कि ध्वनि क्या होती है, कैसे संचरित होती है, मतलब एक बेसिक चीज़ है। तो इसलिए छोटे बच्चों को समझाते हैं ना इस टाइप से। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। धनु की तरह अनुधेरे रहेगी, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इम्पोर्टेंट है। आयाम, आवर्ती, वेग, एक बार वैज्ञानिकों को तो स्किप कर सकते हो अभी, पर लास्ट में पढ़ के जाना आप है ना। ये जो इम्पोर्टेंट हो पहले पढ़ लो, ये सारे इम्पोर्टेंट है। जल्दी बता रहा हूँ मैं आपको, अब देख लेना। प्रतिध्वनि बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, वही ध्वनि का परावर्तन बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसका क्वेश्चन पूछा जाता है कि हॉल में प्रतिध्वनि से क्या होता है। हॉल होता है ना जिसमें प्रतिध्वनि से सारे दर्शकों को आवाज़ आ जाती है। अनुरणन पूछा गया सारा, ये चीज़ें ये रहा ध्वनि श्रोता का परिसर, ये सम्मेलन कक्ष की वृत्ताकार छत क्यों होती है, क्योंकि परावर्तन के से वहाँ पर ध्वनि बनी रहती है। ये टेंट रहेगा। हाँ देखो ये बता दिया आपको, डीसीपी मैंने क्यों लिखा है। डी यानी डॉल्फिन, सी यानी चमगादड़, पोरपोइज यानी पोरपोइज 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर रहती है। डीसीपी से याद कर लेना है ना। ऐसे बना रखी है मैंने चीज़ें याद करने के लिए, सारी चीज़ें बना रखी है जो मेरे को याद नहीं है, कैसे भी कर रही नहीं है पर याद करनी है एनसीईआरटी को। ये इम्पोर्टेंट रहेगा सॉरी। ये देख लो आप, चमगादड़ का, ये कर्णावत कोयला इम्पोर्टेंट रहेगा। ये तो इम्पोर्टेंट है ही सही, ये तो मैं बताता ही आपको, पढ़ने के बाद इनको एक बार पढ़ना आपको। हम भी मार के होते हैं तो इसका चैप्टर देखिए आप एक बार। हम भी मार के तो हटा दिया, प्राकृतिक संपदा हटा दिया, तो लास्ट का चैप्टर पढ़ते हैं पढ़ा। कौन सा यार, खाद्य संसाधनों में सुधार पढ़ते अपन है ना। तो इसमें तो बहुत ईजी है, आपको ये जाएगा। आप इसको तो एक बार, इसमें सारे इंपॉर्टेंट मैं ये बता रहा हूँ, ये जो इंपॉर्टेंट बता रखा है ये तो मैंने ये कर रखे, लेकिन आपको एक बार ढंग से पढ़ लेना है चैप्टर को। ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, ये पोषक, ये इसका पिरामिड पूछा जाता है अधिकतर यार, जो ये याद कर लेना। ये देखो हाईलाइट जो भी है, ये उर्वरक, ये एक बार पढ़ लेना आप ढंग से इस चीज़ों को, इम्पोर्टेंट है ये सारी। ये पिरामिड पूछे गए हैं मैक्सिमम यार, है ना। रेड चंदी इनको बारे में इतना कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें से, पढ़ के जाना आपको ना, मत्स्य पालन ये चीज़ें, ये पढ़ लेना। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। ये थी 9th की बुक। और कई दोस्तों के कमेंट आ रहे थे कि भैया बना रहे नहीं। मेरे को आज टाइम मिला, मैं आपके लिए बना दिया। तो ये थी मेरी जो स्ट्रेटजी, मेरे अनुसार मैंने कैसे प्रिपरेशन की, कैसे बुक फॉलो की थी और कैसे हाईलाइट की थी, जो भी मैंने की उसके अनुसार मैं आपको बता दिया हूँ। कोई भी गलती हो तो माफ़ करना दोस्तों, ये चीज़ें सारी है ना। थैंक यू दोस्तों।